तो इस्लाम के बारे में कल मैंने आपसे कहा कि इस्लाम का जन्म हुआ और 10वीं शताब्दी तक इस्लाम ने पूरे सेंट्रल और मध्य एशिया पर कब्जा किया। कल मैंने आपको एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी की बात बताई कि इस्लाम की सबसे बड़ी राजनीतिक देन है एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी, उसमें जिन्ना जैसे लोग कहीं नहीं बैठते सर, वो बैठते ही नहीं। इस्लाम की जो सबसे बड़ी राजनीतिक देन है वो है एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। और सर इस्लामिक स्टेट ने इतनी यूनिवर्सिटियां खोली, इतनी वर्ल्ड फेमस सर, 5-6 नाम तो मैं आपको गिना देता हूं। बगदाद, कायरो, बार्सिलोना, सवाइल, डेमस्कस, ये सब फेमस इस्लामिक यूनिवर्सिटियां थी। रेनेसांस की जो पृष्ठभूमि बनी ना सर, वो इन्हीं यूनिवर्सिटियों में बनी सर। इन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए लोगों का सपना होता था कि हम इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ें। अगर इस्लाम का इतिहास देखा जाए 8th सेंचुरी से 15th सेंचुरी, और सुप्रीम अचीवमेंट सर, गाइडेंस इतनी जबरदस्त, एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। और इन लोगों ने सेंट्रल और वेस्ट एशिया पर पूरा कब्जा कर लिया 10th सेंचुरी तक। 10th के बाद ये बाहर निकले, इन्होंने एक्सपेंशन शुरू किया। जब घर मजबूत हो गया तो बाहर निकलेंगे। जब शहर का पूरा टेंडर मिल रहा है तो अब स्टेट का टेंडर लेंगे। स्टेट का टेंडर पूरा मिलेगा तो नेशन का टेंडर लेंगे। नेशन का टेंडर हाथ में आ गया तो इंटरनेशनल टेंडर लेंगे। इस दुनिया में एक ही सिद्धांत है, शक्ति का सिद्धांत। कुछ भी करना है, कुछ भी सेवा करनी है, शक्ति, भक्ति करनी है, शक्ति, हर जगह शक्ति की जरूरत है सर, हर जगह। इसलिए हर व्यक्ति की जीवन में पहली प्रायोरिटी होना चाहिए शक्ति का अर्जन, अचीवमेंट ऑफ पावर एट एनी कॉस्ट। अब उस पावर को लगाना कहां है यह आपको डिसाइड करना है, और वो चीज डिसाइड करेगी कि आप संत थे या शैतान थे। और शक्ति जब भी बेहोश लोगों के हाथ में आ जाएगी, आज इस देश की समस्या क्या है? शक्ति। कल मैंने आपको डॉक्टर अंबेडकर की डिग्रियां बताई। उनको पता था इकोनॉमी और सोसाइटी का क्या रिलेशन है। ये हमारे आजकल के 90% नेता, इनको इकोनॉमी की स्पेलिंग नहीं पता। 90% को इकोनॉमी की स्पेलिंग नहीं पता। स्पेलिंग सर, ये हमारे लिए लॉ बना रहे हैं, ये हमारे पढ़े लिखे ऑफिसरों को आदेश कर रहे हैं। जो आईएएस जिस लड़के ने निकाला है सर, आईपीएस जो है, उसको वो आदमी ऑर्डर दे रहा है जिसको ये नहीं पता कि गैंगटॉक हिंदुस्तान में है कि हिंदुस्तान से बाहर है। एक हमारे दोस्त है विधायक, उन्होंने एक बार हमको फोन किया, कहीं नहीं यार अवध भाई बताओ गैंगटॉक कहां है। अरे मैंने कहा विधायक जी गैंगटॉक नहीं, आपको कैसे पता होगा, ब्राजील। बोले ब्राजील? अरे हम कहा वो है दूसरे कंट्री में है। कहा हम पहले ही इनसे कह रहे थे कंट्री में है ही नहीं। एमएलए है सर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कल इसीलिए मैंने कहा था कि हमको भी अपनी गलती माननी पड़ेगी सर। सबसे आसान काम है दूसरे को दोष देना, सबसे मुश्किल काम है खुद को दोष देना। सबसे आसान काम है दूसरे को डिसिप्लिन करना।
सबसे मुश्किल काम है खुद को डिसिप्लिन करना, सबसे आसान काम है दूसरों की बुराई देखना। ये सब बड़े आसान काम है सर। इस्लाम ने अपने आप को मजबूत किया अंदर 10th सेंचुरी तक। 11th सेंचुरी में इस्लाम ने एक्सपेंशन शुरू किया ईस्ट की तरफ और वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ जब इस्लाम बढ़ा, मतलब यूरोप की तरफ, तो एक नई घटना शुरू हुई, क्रूसेड। बड़ा फर्स्ट फेस ऑफ क्रूसेड, सेकंड फेस ऑफ क्रूसेड, थर्ड फेस ऑफ क्रूसेड, चिल्ड्रंस क्रूसेड। क्रूसेड में लड़कों की सेना भेजी गई। अरे बड़ा बड़ा ड्रामा हुआ क्रूसेड में। क्रूसेड, होली वॉर, होली वॉर, क्रूसेड, द वॉर बिटवीन क्रॉस और क्रिसेंट। क्रॉस क्रिश्चियंस क्रॉस पहनते ना गले में, जिसमें जीसस को क्रूसीफाई किया। क्रिसेंट अर्धचंद्र, क्रिश्चियन मुसलमान, इनके बीच झगड़ा शुरू हुआ। किसके लिए हुआ? रेशम मार्ग के लिए, सिल्क रूट। ये रूट ए, बहुत बड़ा रास्ता, ये रूट ए, ये सिल्क रूट, इसके लिए झगड़ा शुरू हुआ। यह रास्ता था चाइना से ईरान, मध्य एशिया, अफगानिस्तान, ईरान, फिर वेस्ट एशिया, जिसको आप सऊदी अरेबिया, इराक, सीरिया, पैलेस्टीन, इजराइल बोलते हो, और फिर यहां से यूरोप। बड़ा इंपॉर्टेंट मार्ग। आज इसी को चाइना फिर कब्जा करना चाहता है। CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका मकसद यही है, इस रूट पर कब्जा करना। पहले इस रास्ते पे क्या चलता था? मसाला और सिल्क, सिल्क और स्पाइसेस। अब इस रास्ते पे क्या चलता है? ऑयल और नेचुरल गैस। तो यह रास्ता पहले भी बड़ा इंपॉर्टेंट था और आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या चलता था इस रास्ते पे? सिल्क, सिल्क और स्पाइसेस। इस रास्ते को लेकर बड़ा झगड़ा हुआ, बहुत झगड़ा। और आज इस रास्ते पे क्या चलता है? ऑयल और नेचुरल गैस।